हिंदू मैरिज एक्ट 1619 से करना है। कोशिश करेंगे कि 32 सेक्शन पूरा हो जाए। बहुत डीपली इसको याद नहीं करना है, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, ठीक है, समझने वाला है। 1619 याद करना है, सेक्शन पता होना चाहिए एलएलएम एंट्रेंस के लिए। एलएलबी के लिए इसका सेक्शन नहीं याद करना। वह न्यायालय जिसमें अर्जी स्थापित, देखो अधिकारिता प्रक्रिया की बात हो रही है, अर्थात कोर्ट के बारे में बात हो रही है। कौन सा कोर्ट केस सुनेगा, कौन से कोर्ट के समक्ष प्रक्रिया में जाएगा, है ना। ओके, चलो। वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थित की जाएगी। अर्जी मतलब डिवोर्स देने के लिए, ठीक है, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, सेक्शन 9 वाला, सेक्शन ओके 8 का रजिस्ट्रेशन वाला सब, और इसके अलावा भी हम आगे देखेंगे भरण पोषण के लिए, ठीक है। इन सब के लिए किस कोर्ट में आप अर्जी दोगे, तो याद रखना हर अर्जी उस जिला न्यायालय में जाएगी। किसमें जाएगी, जिला न्यायालय में। पहली बात के समक्ष पेश की जाएगी जिसकी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता में, किसमें, मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विवाह का अनुष्ठान हुआ था। प्रत्यर्थी अर्जी के पेश किए जाने के समय निवास करता था। प्रत्यर्थी मतलब दूसरा वाला पार्टी। विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था। यदि पत्नी अर्जीदार है तो जहां वह अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रही है, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, ओके, फिर आगे देखते हैं, ठीक। सो ब्लैक पेज लिया हमने तो इसको वाइट करना पड़ेगा। चलो, सेक्शन 9 कोर्ट की बात कर रहा है। इस कोर्ट में आप क्या करोगे, अर्जी लगाओगे अपनी डिवोर्स की, जुडिशियल सेपरेशन की, सेक्शन 9 की। आगे देखेंगे हम भरण पोषण की, सेक्शन 19, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहली बात याद रखना कि जिला न्यायालय में लगाओगे, ये जरूर याद रखना। कौन सा जिला न्यायालय, सिविल अधिकारिता वाला, ठीक है। इसके आगे बोलता है जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसकी मामूली स्थानीय सीमाओं के भीतर। क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी लगती है हमको चलो, ज्यादा बोल दी खराब हो जाएगी। अर्जीदार जो अर्जी दे रहा है, मान लो हस्बैंड अर्जी दे रहा है डिवोर्स की, तो प्रत्यर्थी कौन होगा, वाइफ, ठीक है, दूसरा पक्षकार जो आएगा। तो जहां प्रत्यर्थी निवास करता है, प्रत्यर्थी क्या कर रहा है, निवास कर रहा है, वहां दे सकते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा, विवाह के दोनों पक्षकार, दोनों पक्षकार मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों पक्षकार मतलब हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट टाइम जहां साथ में रहे हों वहां पर भी दे सकते हैं, ठीक। ये बेटा थर्ड नंबर पे है, शायद सेकंड, फर्स्ट नंबर पे था सबसे अच्छा ऑप्शन, जहां विवाह किया गया था, विवाह का अनुष्ठान हुआ था, ठीक है, जहां विवाह हुआ था, अनुष्ठान। नंबरिंग्स नहीं याद करना है, चारों ऑप्शन याद कर लोगे बहुत है। कह रहा है कि अगर जो अर्जी दाखिल कर रहा है वो महिला है, जो अर्जी दाखिल कर रहा है वो महिला है, वाइफ है, अगर वाइफ अर्जी दाखिल कर रही है तो वो जहां रहती है वहां दाखिल कर सकती है, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा भाग दौड़ में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, सुरक्षा इत्यादि की दृष्टि से, ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है, देखो देखो देखो, कल मेरा ये ना यहाँ पे था तो मेरा आदत इधर पड़ा, बार बार इधर आ रहा है। अर्जी के पेश किए जाने के समय निवास कर रहा है, यह ऐसे मामलों में जिसमें प्रत्यर्थी उस समय ऐसे राज्य क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, अथवा वह जीवित है या नहीं इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकता सुना होता, ठीक है।
अर्जीदार के अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रहा है। देखो ये वाला जो हमने 4th नंबर पे किया था ये 3rd का ही ऑप्शन था। एक सेकेंड, नंबरिंग हम बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि कभी कभी ना अगर तुम लोग जो अगर नोट्स बना रहा हो LLM वगैरह के लिए वहाँ नंबरिंग पूछता है। 3rd, ये भी 3rd में एक अलग ऑप्शन जोड़ दिया गया है, वो है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1 2 3 4, लेकिन नंबरिंग में अभी हमको 3 ही दिख रहा है। ठीक है, और चौथा आधार अर्जीदार। अर्जी दाखिल करते समय जहां निवास करता है। अब देखो अंतर क्या है इसमें और इसमें। इसमें ये जो वाइफ है इसको ये फ्री मिला है कि तुम जहां रहती हो वहां अपनी अर्जी लगा दो डिवोर्स की, न्याय पृथक्करण की। बट इस वाले में हस्बैंड और वाइफ दोनों जहां रहते हैं, चाहे जहां रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ चूंकि अर्जीदार लिखा है, हस्बैंड एंड वाइफ नहीं लिखा है, तो हम दोनों को मानेंगे। ठीक, क्यों ये दिया गया है, ये तब है, अब जान लो वाइफ को तो ऑलरेडी मिला हुआ था तो वाइफ के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये स्पेशली समझ लो यूज हो सकता है हस्बैंड के लिए। ठीक है, क्योंकि हस्बैंड सामान्यतः जहां पर निवास करता है वहां नहीं करता। उसको क्या करना होगा, इन 3 रूल्स का, जहां शादी हुई थी, जहां प्रत्यर्थी अर्थात वाइफ निवास कर रही है, या दोनों जहां साथ में पहले रहते थे वहां पढ़ना होगा। ठीक है, इन 3 आधार पर। तीन आधार पर। ठीक है, 3 जगह पर, तो आधार जगह से वही हुआ। ठीक है, इतना याद रखना है, 3 हो गया है ना। नाउ क्यों क्यों हस्बैंड के लिए अलग से एक 4th लगा दिया जा रहा है, कब हस्बैंड को भी ये राइट मिल जा रहा है, ये हमको देखना है। ठीक है, अगर अर्जीदार जो फाइल कर रहा है, यहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों को दे दिया गया है। ठीक है, ठीक है, जिसके विरुद्ध डिवोर्स की डिक्री पारित कर रहा है, वो अर्जी लगा रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ के लिए लगा रही है, वाइफ हस्बैंड के लिए लगा रही है, और जहां हिंदू मैरिज एक्ट जिस अधिकार क्षेत्र में लागू होता है उसकी स्थानीय सीमा से बाहर वह व्यक्ति चला गया है। मान लो वाइफ हस्बैंड से डिवोर्स चाहती है बट हस्बैंड जाके कनाडा में बैठा है, या हस्बैंड वाइफ से डिवोर्स चाहता है, वाइफ जाके कनाडा में बैठी है, तो चाहे वाइफ जहां शादी का अनुष्ठान हुआ था या जहां प्रत्यर्थी निवास करता है या दोनों पक्षकार साथ में रहे थे, इन तीनों रूल को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो बैठा है कनाडा में जिसको केस सुनने आना था, विदेश बैठा है या उस एरिया से बाहर बैठा है जहां हिंदू मैरिज एक्ट लागू होना था। तो भैया जहां आप निवास कर रहे हो अर्जीदार, आप वहीं लगा दो। ठीक है, पहला ये, कौन बाहर रह रहा है, प्रत्यर्थी। दूसरा ये कि 7 साल वाला रूल लागू हो रहा है, ये हमने देखा था, एकदम लास्ट रूल था हिंदू मैरिज एक्ट में। ठीक है, देखो हिंदू मैरिज एक्ट में कल हमने तलाक का आधार बनाया था कुछ ना, देखो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। जाकर धर्म त्यागा, ऐसे कुछ था ना। ओके, रोग से मृत्यु, रोग से मृत्यु, जाके धर्म को त्यागा, रोग से मृत्यु। ठीक है, ये 9 आधार थे डिवोर्स के, कल हमने ये बनाया था ट्रिक। ठीक है, जा से जार कर्म, व्यभिचार, इंग्लिश में एडल्ट्री, आधार पर डिवोर्स हो सकता है। कर, कर से होगी क्रूरता, क्रुएल्टी। ठीक है, धर्म से होगा धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन कर लिया। ठीक है, या धर्म धर्म का त्याग कर दिया, जाकर धर्म, त्यागा से होगा परित्याग, हस्बैंड और वाइफ ने एक दूसरे का बिना किसी कारण के त्याग कर दिया है। को से होगा कुष्ठ रोग, रोग से होगा संचारी रोग, जो अगर एज ए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को हो सकता है, संचारी रोग जैसे कि HIV वगैरह, है ना। या हस्बैंड और वाइफ ने में से किसी ने डिवोर्स ले लिया, सॉरी संन्यास ले लिया है। और लास्ट वाला जो था ये था
7 वर्ष से कुछ पता नहीं चल रहा। अगर वो जीवित होता तो पता चलता, तो वहां पर डिवोर्स ले सकते हैं और उस आधार पर न्यायिक पृथक्करण भी हो सकता है। इसमें शायद जाकर बीच में कुछ एक आधार छूट रहा है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि कल ही हम लोगों ने बनाया था, उसके बाद मैंने खुद ही नहीं उसको पढ़ा है। क्योंकि एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डाइवर्जन, कन्वर्जन, ठीक है, ये डी छूट रहा है, ठीक है, ओके। 7 साल वाला रूल लागू हो गया। अर्जीदार जो डिवोर्स चाहता है, जिसके विरुद्ध, हस्बैंड वाइफ के विरुद्ध, वाइफ हस्बैंड के विरुद्ध, तो 7 साल वाले रूल के अंतर्गत दूसरे पक्षकार का 7 साल से पता ही नहीं है कि वो जीवित है या मर गया है। तो मान्यता ये होती है कि वो मर गया होगा। केस हमने देखा, एंट्री फिश वाला देखा था, है ना, पति 7 साल से गायब था, ठीक है। तो वहां पर भी आप जहां रहते हो वहां पर दाखिल कर सकते हो। सेक्शन 20 इसके बाद आएगा। अर्जियों की अंतर्वस्तु और सत्यापन। अर्जी में की अंतर्वस्तु क्या होगी और सत्यापन कैसे किया जाएगा। इस धारा के अधीन उपस्थित हर अर्जी उन तथ्यों को जिन पर अनुतोष का दावा आधारित हो। धारा 20 के अधीन जितनी भी अर्जी लगाई जाएगी, उन तथ्यों को उस अर्जी में जिस पर आप अनुतोष चाहते हो, अनुतोष मतलब जिस पर आप डिवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, मेंटेनेंस इत्यादि चाहते हो, दावा आधारित हो, इतने स्पष्ट तौर पर कथित करेगी जितना उस मामले की प्रकृति अनुज्ञात करे। और धारा 11 के अधीन अर्जी को छोड़कर ऐसी हर अर्जी यह भी कथित करेगी कि अर्जीदार और विवाह के दूसरे पक्ष के बीच कोई संधि नहीं है, ठीक है। इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली हर अर्जी में अंतर्दृष्ट कथनवाद पत्रों के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अर्जीदार या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा सत्यापित किए जाएंगे और सुनवाई के समय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे। सेक्शन 19 के बाद सेक्शन 20 कह रहा है। सेक्शन 20 कह रहा है कि आप इसी धारा में, सेक्शन 20 में जो अर्जी लगाओगे, तो अर्जी किस धारा के अंतर्गत लगाओगे। कोर्ट में डिवोर्स चाहिए, जुडिशियल सेपरेशन चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, तो अर्जी किस धारा के अंतर्गत लगाओगे। हिंदू मैरिज एक्ट में धारा 20 के अंतर्गत। अर्जी में क्या लिखोगे, वह सभी आधार जिस पर आपको अनुतोष चाहिए। अनुतोष मतलब क्या होगा, अनुतोष मतलब जो चीज आपको चाहिए, आपको डिवोर्स चाहिए, आपको न्यायिक पृथक्करण चाहिए, जुडिशियल सेपरेशन, आपको फिर से सेक्शन 9 के अंतर्गत साथ रहने के लिए कहा जाए, भरण पोषण इत्यादि, या आपको विवाह को शून्य करनी कराना है धारा 12 में, ठीक है, या धारा 10-11 के अंतर्गत आपको शून्य कराना है, इन सब का। तो वो सब आधार को इतना अच्छे से, इतना स्पष्ट तरीके से आप उसमें वर्णित करोगे कि आपके साथ क्रूरता हुई है तो क्यों हुई, अगर आपको क्रूरता के आधार पर डिवोर्स चाहिए तो क्यों, कैसे हुई है, ये सब, ताकि उस मामले को अच्छे से न्यायालय समझ सके, ठीक है, मामले को स्पष्ट हो सके। ये नहीं कि सर कुछ लिख दे, हाँ सर हमको डिवोर्स चाहिए, क्यों चाहिए, अर्जी में नहीं लिखा सर, हम अलग से बता देते हैं, नहीं, आप अर्जी में लिख के लाओ, ठीक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। और देखो इसमें इस अर्जी में एक चीज और लिखनी है कि जो अर्जीदार है और जो प्रत्यर्थी है, प्रत्यर्थी मतलब दूसरा पक्षकार, अगर नॉर्मल सिविल लॉ देखोगे तो प्रतिवादी, ठीक है, इनको ये वर्णन करना होगा कि हम जो ये अर्जी दाखिल कर रहे हैं, इस अर्जी के लिए हमारे बीच कोई अलग से साठगांठ नहीं हुई है, ठीक है, हमने क्या नहीं किया है, कोई साठगांठ नहीं की। साठगांठ मतलब समझ रहे हो, कुछ मतलब अलग से हम दोनों ने ऐसे वो कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भैया चलो कुछ करते हैं डिवोर्स वगैरह और हमको इससे फायदा मिल जाए, ठीक है। अब तुमको हम बताते हैं, देखो एग्जाम्पल हम तुमको बताते हैं। गरीब क्या कहते हैं उसको, गरीब नहीं,
क्या कहते हैं उसको यार, जहां पर बहुत सारे लोगों जोड़ों का विवाह होता है, बहुत सारे लोगों का जोड़ों में विवाह होता है, ठीक है ना। गरीब लड़कियों को बच्चों को कराते हैं, लड़कों को सबका। पहले से हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने सोचा चलो हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं कोर्ट में जाके, ठीक है। सेक्शन 13 भी म्यूचुअल कंसेंट में। फिर अपन क्या करेंगे, इसके अंतर्गत फिर से शादी कर लेंगे। जो फ्री में शादी करा रहा है कोई मंत्री, कोई नेता, कोई संस्था करा रही है, तो हमको क्या होगा, यहाँ पे जब वो शादी कराते हैं ना तो कुछ सामान देते हैं, कोई कोई ज्वेलरी भी दे देते हैं, कोई कोई सामान देते हैं, ठीक है, ओके। तो इसका फायदा उठाने के लिए नहीं, आप ऐसा सांठगांठ करके डिवोर्स लेने नहीं आए हो, ये याद रखना, ठीक है, किसी भी प्रकार का, ओके। ये आपको वर्णन करना पड़ेगा, सेक्शन 20 कह रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। 20 के बाद क्या कह रहा है, 20 में एक बात और कह रहा है न्यायालय, सेक्शन 20 में 2 में कह रहा है, ठीक है। देखो ये जो कहा गया, धारा 11 के लिए आपको इसका वर्णन करना नहीं पड़ेगा। अगर आप धारा 11 के अंतर्गत, सेक्शन 11 के अंतर्गत अपवाद है, ये क्या है, अपवाद, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको इसका वर्णन नहीं करना पड़ेगा कि आपके बीच कोई साठगांठ हुई है कि नहीं। क्यों? क्योंकि धारा 11 में आप शून्य विवाह की अर्जी लेने जा रहे हैं, ठीक है, सीधी बात, ओके। तो कोई उसमें क्या कहते हैं, कोई संबंध नहीं था लीगल, इसलिए आप बस अर्जी ले रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, है ना, क्लियर करने के लिए सबको कंफर्म। 20(2) कह रहा है, इस अर्जी में जो बात आप लिख दोगे ना उसको सोच समझ के लिखना, क्योंकि कार्यवाही में आगे ये अर्जी जो आपने कोर्ट में पेश की थी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी। और यहाँ पर आपने कुछ लिखा फिर बाद में कुछ और बोल दिया, है ना, तो ये तो डॉक्यूमेंट के रूप में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में ग्राह्य हो जाएगी, ठीक है। बाद में आप फंस सकते हो, इसलिए सोच समझ के लिखना, ओके। सेक्शन 198 के अधिनियम संख्या 5 का लागू होना। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य बंधों के और नियमों के जो हाई कोर्ट इस निमित्त बताया, अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियां जहां तक हो सकेगा सीपीसी द्वारा विनियमित होगी, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है सेक्शन 21 कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जितनी भी कार्यवाहियां आप कोर्ट में ले जा रहे हो, तो हमने इससे पहले जस्ट पहले देखा है 19 में कि कहाँ लेकर जा रहे हैं, जिला न्यायालय में, जिसके पास सिविल अधिकारिता है। देखा था ना सेक्शन 90 में, सेक्शन 90 में देखा था जस्ट इसके ऊपर कि हम जिला न्यायालय जिसके पास सिविल अधिकारिता है, सिविल अधिकारिता है, ठीक, ले जा रहे हैं। 21 कह रहा है तो ये जो कोर्ट प्रोसीडिंग करेगा कौन सी कार्यवाही अपनाएगा, सीपीसी की, सीपीसी 1900 एक्ट नंबर 5, तो सीपीसी सिविल, ये तुम्हारा बदला भी नहीं है, ये नया लॉ नहीं बदला है, सीआरपीसी बदला है। सीआरपीसी क्रिमिनल केसेस को देखता है, ठीक है, बीएनएसएस हो गया, बट ये भी पुराना वाला ही है, ठीक है, ओके। इसके अंतर्गत अर्थात हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, सिविल लॉ है, लेकिन सेक्शन 4 उसका 5(1) में अगर आपने अपराध किया है तो आप बीएनएसएस में जाओगे, क्योंकि आप बीएनएस के अंतर्गत बाईगैमी कर रहे हो। 21(1) कुछ मामलों में अर्जियों को अंतरित करने की शक्ति, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अर्जी अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में विवाह के किसी पक्षकार द्वारा धारा 10 के अधीन जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के लिए, धारा 13 के अधीन डिवोर्स के लिए पेश की गई है, उसके पश्चात इस अधिनियम के अधीन कोई दूसरी अर्जी विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा धारा 10 या धारा 13 के अधीन डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए उसी जिला न्यायालय में अथवा किसी राज्य के किसी भिन्न जिला न्यायालय में पेश की गई है, वहां ऐसी अर्जियां संबंध में धारा 2 में विनिर्दिष्ट रीति से कार्यवाही की जाएंगी। क्या कहता है 2? यदि ऐसी अर्जियां एक ही जिला न्यायालय में पेश की गई हैं
तो दोनों अर्जियों पर विचार और उनकी सुनवाई जिला न्यायालय द्वारा, यदि ऐसी अर्जियां भिन्न भिन्न न्यायालय में, तो बाद वाली पेश की गई अर्जी उस जिला न्यायालय को ट्रांसफर कर दी जाएगी जिसमें पहली अर्जी दाखिल की गई थी, और दोनों अर्जियों को साथ साथ उनका निपटारा उस जिला न्यायालय द्वारा एक साथ किया जा सकेगा जहां पहली अर्जी दाखिल हुई थी। और थर्ड कहता है कि ऐसे मामले में जहां धारा 2 के खंड खा लागू होता है था स्थिति, वह न्यायालय सरकार जो किसी वाद या कार्रवाई को उस जिला न्यायालय में जिसके वाद वाली अर्जी पेश की गई है, हाई कोर्ट को जिसमें वह पहले वाली अर्जी लंबित अंतित करने के लिए सीपीसी के अधीन सक्षम है। ठीक है, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, तुम बता रहे हैं क्या बोल रहा है। सेक्शन सॉरी इस पे रेस नहीं करना है, हाँ यहाँ पे उस पर नंबरिंग नहीं करना। ठीक है, सेक्शन 22 कह रहा है, हमने सेक्शन 19 पढ़ा और बोल रहा है कि जिला न्यायालय में जहां पत्नी रहती है वहां दाखिल कर सकती है, जहां हस्बैंड रहता, जहां अगर हस्बैंड दाखिल कर रहा है तो जहां वो दोनों साथ में पिछली बार रहे वहां कर सकता है। ठीक है, अब बोल रहा है पीछे जितनी अर्जियां दाखिल हुई हैं, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ दोनों दाखिल कर दे रहे हैं। सबसे पहली बात ये समझना कि हस्बैंड और वाइफ दोनों दाखिल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला ये क्या कर रहे हैं, एक ही जिला न्यायालय में अलग अलग दाखिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अलग अलग। ठीक है, फिर बोल रहा है 22 बोल रहा है, ठीक है, कि हो सकता है कि ये अलग अलग जिला न्यायालय में कर रहे हो। अलग अलग जिला न्यायालय में वाइफ जिस जिले में रह रही है उसमें कर दी, बट हस्बैंड को तो ये अधिकार है नहीं कि जिस जिले में रह रहा है उसी में कर दे। अगर वाइफ उसके साथ वहां है तो कर देगा, वो तो यही हो गया। वाइफ दूसरे जिले में रह रही है लेकिन हस्बैंड उसमें नहीं करना चाहता, तो वो क्या करता है, जहां हस्बैंड और वाइफ साथ में लास्ट टाइम रहे हों, तो ये देखो इसमें भी हस्बैंड को फायदा है। हो सकता है हस्बैंड एक्स स्टेट जिले में है और ये वाइफ मान लो वाइफ सुल्तानपुर में है, हस्बैंड लखनऊ में है। ठीक है, तो वाइफ जहाँ है वहीं दाखिल कर देगी, लेकिन हस्बैंड तो वहां दाखिल नहीं कर सकता जहां वो है, लेकिन वो वहां दाखिल कर सकता है जहां वो दोनों साथ में लास्ट टाइम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा ज़्यादा चांस है कि लास्ट टाइम वाइफ भी यहीं रही हो हस्बैंड के साथ। तो ये वाला ऑप्शन का फायदा लेते हुए ये अपने एरिया में दाखिल कर देगा, है ना, हो गया। फिर थर्ड कहता है कि हो सकता है कि अलग अलग राज्य में अगर हो तो अलग अलग राज्य में ही कर दिया है। जैसे केस आया था, देखा था, जिसमें हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था। एक बहुत पहला केस वही आया था जिसमें हस्बैंड की डेथ को खूब हाईलाइट हुए थे, है ना। उसके बाद ये मुस्कान वगैरह आई हैं, शायद उसके पहले आई थी, याद नहीं हमको, डिवोर्स का एक केस था। लेकिन तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक ही जिले में है, एक जज के सामने ले जाएंगे, एक न्यायालय सुन लेगा। ठीक है, एक न्यायालय दोनों को साथ में मिला लेगा क्योंकि पक्षकार तो एक ही है, जाहिर सी बात है ना। अलग अलग जिले में है या अलग अलग राज्य में है तो क्या होगा, केस को ट्रांसफर कर देंगे, अर्जी को ट्रांसफर कर देंगे। कौन सी अर्जी को, दूसरी वाली को, सेकेंड वाली को। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जहां पहली अर्जी हुई हो। अगर डिवोर्स की अर्जी पहले हस्बैंड ने लगा दी थी लखनऊ में, तो वाइफ ने बाद में दाखिल की सुल्तानपुर में, तो सुल्तानपुर वाला हम क्या करेंगे, लखनऊ ट्रांसफर कर देंगे। हस्बैंड ने बाद में लगाई तो हम सुल्तानपुर ट्रांसफर कर देंगे। और जो थर्ड नंबर में इस पे बोल रहा था कि देखो अगर अलग अलग राज्य में होता है या अलग अलग जिले में होता है तो अर्जी ट्रांसफर करने का अधिकार किसके पास होता है, तो सीपीसी फॉलो हो रहा है। सीपीसी में हाई कोर्ट को पावर है, ठीक है, केसेस को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करने का, यही बोल रहा है थर्ड नंबर। ठीक, 21B, इस अधिनियम के अधीन अर्जियों के विचारण और निपटारे संबंधित विशेष उपखंड। इस अधिनियम के अधीन अर्जी का विचारण जहां तक न्याय के हित से संगत रहते हुए उस विचारण के बारे में साध्य हो, दिन प्रतिदिन तब तक निरंतर चालू रहेगा जब तक कि वह समाप्त न हो जाए, और किंतु उस दशा में नहीं जिसमें न्यायालय विचारण का अगले दिन से परे के लिए स्थगन उन कारणों से आवश्यक समझे लिपिबद्ध किया जाएगा।
अभी अभी 21 ही चल रहा है, 21B, और ये अपने आप में पूरा एक अलग सेक्शन है। एक होता है 21A B C D, ये अलग सेक्शन है, ठीक है। ये कह रहा है विचारण कैसे होगा। तो सबसे पहला बात हो रहा है कि जिस भी कोर्ट में विचारण हो रहा है वो कोशिश करेगा कि एवरीडे सुनवाई हो सके, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। बट अगर कोई अति आवश्यक कारण है और लगातार सुनवाई नहीं हो सकती, ऐसे अति आवश्यक कारण को लिखित करते हुए वो उस दिन के लिए कार्रवाई को टाल सकता है। दूसरा कहता है इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी का विचारण जहां तक संभव हो शीघ्र किया जाएगा। प्रत्यर्थी पर अर्जी की सूचना की तामील होने की तारीख से 6 मास के अंदर विचारण समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। ये पहली बात थी। दूसरा कह रहा है अर्जी आ गई, प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील होगी। सीपीसी में लिखा हुआ है कि जो प्रतिवादी होती है उसको सूचना दिया जाता है कि आपके खिलाफ ऐसा केस आया है। तो यहाँ पर प्रत्यर्थी को सूचना दी जाएगी कि तुम्हारे जो पार्टनर है, हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को, हस्बैंड का, ठीक है। वाइफ है तो बोलेगा तुम्हारे हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल किया है। हस्बैंड है तो उसको बोला जाएगा तुम्हारी वाइफ ने डिवोर्स फाइल किया है, या मेंटेनेंस सेपरेशन कुछ भी फाइल किया है हिंदू मैरिज एक्ट में, जो भी है, ठीक है। सूचना दी जाएगी। सूचना देना सिविल केस में आवश्यक होता है, ठीक है। सूचना देने के बाद जिस दिन इसको सूचना मिल गई, कोशिश करेगा कि 6 महीने के अंदर केस का विचारण पूरा हो जाए। केस का विचारण पूरा हो जाए, कोशिश करेगा। देखो सेल नहीं है, में है, इसीलिए टाइम लिमिट तो 6 महीना लिख दिया गया है, बट 6 साल तक केस चलता रहता है, ठीक है। इस अधिनियम के अधीन हर अपील की सुनवाई जहां तक संभव शीघ्र की जाएगी। प्रत्यर्थी पर अपील की सूचना की तामील से तारीख से 30 महीने के अंदर सुनवाई समाप्त की जाएगी। इसके बाद कह रहा है, चलो अर्जी हो गई, अभी छोटे न्यायालय की थी। मान लो किसी को डिवोर्स मिल गया एग्जाम्पल के लिए, तो हमने देखा है तुरंत डिवोर्स मिलने के बाद एक रूम से निकला कोर्ट के, दूसरे में दूसरा कोई खड़ा, उसे जाकर शादी कर लिया। ये नहीं कर सकता, चाहे हस्बैंड है, मान लो हस्बैंड है, जब तक वाइफ के पास अपील का अधिकार है और उसकी सीमा पूर्ण नहीं हो गई है या उसने अपील नहीं कर लिया और वो रद्द नहीं हो गया, ठीक। तो आप करेगा दूसरा पक्षकार जो संतुष्ट नहीं है, ठीक है। तो जो अपील किया जा रहा है, अपील का भी सूचना दी जाएगी दूसरे पक्षकार को, ठीक है। देखो हो सकता है कि अर्जी लगाने वाला, अपील करने वाला अलग अलग हो, ठीक। अर्जी लगाई थी डिवोर्स के लिए हस्बैंड ने, मान लो एग्जाम्पल, और डिवोर्स हो गया, लेकिन वाइफ जो है संतुष्ट नहीं है इस फैसले से, तो वो क्या कर सकती है, अपील कर सकती है, ठीक है। या हो सकता है डिवोर्स नहीं हुआ तो हस्बैंड संतुष्ट नहीं है तो वो अपील कर लेगा, इसलिए अपील कोई भी कर सकता है। तो जो अपील करेगा, जिसके विरुद्ध अपील करेगा वो प्रत्यर्थी कहलाएगा, ठीक है। उसको सूचना दी जाएगी और फिर से सूचना देने के बाद 3 महीने के अंदर अपील का विचारण पूरा किया जाएगा। ठीक है, कभी कभी मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, हो सकता है इसकी, और कभी कभी बहुत गंदी रहती है। चलो, दस्तावेजी साक्ष्य, सेक्शन 56 भारत साक्ष्य अधिनियम। किसी अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अर्जी के विचारण को किसी कार्यवाही में कोई दस्तावेज साक्ष्य में इस आधार पर आग्रह नहीं होगा कि सम्यक रूप से स्टाम्पित या रजिस्ट्रेट नहीं है। ठीक है, 21 अभी, अरे यार हाईलाइट कुछ तो देखो यहाँ पे इरेज हो गया, जान दो। ठीक है, अगला सेक्शन कौन सा है,
31C। अब एक सेक्शन ही चल रहा है पूरा। 21 का C, और ये कह रहा है दस्तावेजी साक्ष्य। अर्जी दी गई हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। अब पक्षकार क्या करता है, कोई डॉक्यूमेंट पेश करना चाहता है, ठीक है। तो सामान्यतः कोई डॉक्यूमेंट अगर उसका स्टाम्पित होना इत्यादि अनुप्रमाणित होना आवश्यक होता है, जो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अगर वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत हो रहा है और स्टाम्पित भी नहीं है और ना ही अनुप्रमाणित है, फिर भी हम क्या करेंगे, उसको साक्ष्य के रूप में ग्राह्य कर लेंगे, ठीक है। जैसे किसी को डिवोर्स लेना है तो डिवोर्स के नहीं, किसी को डिवोर्स लेना है या सॉरी किसी को भरण पोषण लेना है तो पहले यह साबित करे कि हस्बैंड वाइफ है। तो हर कोई तो सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन कराता नहीं है, मोस्टली के पास कैसे साबित कर लेगा, अपनी शादी का कार्ड दिखा देगा एज ए एविडेंस। और कार्ड क्या है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सेक्शन 2E में है क्या, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साक्ष्य की परिभाषा, उसमें एक मौखिक साक्ष्य है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठीक है। अब से हम अदर सेक्शन का, जिसका मुझे जस्ट कंफर्म नहीं है, उसका सेक्शन नहीं बताएंगे। जस्ट कंफर्म मतलब मुझे ध्यान नहीं है क्लियरली, ठीक है। तो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो जाएगा, अन्यथा सामान्यतः ग्राह्य नहीं होता है। कार्यवाहियों का बंद कमरे में होना और उन्हें मुद्रित या प्रकाशित न किया जाना। इस अधिनियम के अधीन हर कार्यवाही कमरे में की जाएगी, कमरे में मतलब बंद कमरे में, ठीक है। और किसी व्यक्ति के लिए ऐसी कार्यवाही के संबंध में किसी बात को मुद्रित या प्रकाशित करना विधिपूर्ण नहीं होगा, किंतु हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को छोड़कर जो उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से मुद्रित या प्रकाशित किया गया है, ठीक है। देखो, चूंकि सेक्शन 22 है ना, 22 देखो, बंद कमरा क्या होता है, दरवाजा बाहर से बंद कर दो। बंद कमरा मतलब कोशिश किया जाएगा कि जो हिंदू मैरिज एक्ट में अर्जी जा रही है उसमें सिर्फ विवाह के पक्षकार रहे या जो उससे संबंधित हितबद्ध पक्षकार हैं, ठीक है। ऑडियंस उसमें ना रहे, ठीक। बंद कमरे में क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। संख्या निर्धारित हो जाती है, कौन कौन रहेगा जब कार्यवाही हो रही है। मूवी वगैरह में देखा है तुम लोगों ने, टेबल पे सिर्फ पति पत्नी, जज और जो पक्षकार होते हैं, बहुत ज्यादा वकील बैठे रहते हैं बस, ठीक है। और जो भी निर्णय होगा, जो भी आदेश होगा, उसका ना ही प्रकाशन किया जाएगा और ना ही उसको मुद्रित किया जाएगा, मतलब प्राइवेट डॉक्यूमेंट की तरह उठा के रख देंगे उसको, पर्सनल डॉक्यूमेंट की तरह, मतलब ताकि दुनिया जाने ना कि क्या बहस हुई, क्या आरोप लगा इत्यादि। लेकिन अगर ये कार्रवाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा है तब हम मुद्रण और प्रकाशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी यहाँ पर भी कुछ रूल लागू होगा। यहाँ पर हम कर सकते हैं, लेकिन हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का क्या मिलना चाहिए, अनुमति मिलनी चाहिए। जिसने भी ये निर्णय दिया है उसकी अनुमति से ही कर सकेंगे, ठीक है। ओके, 22 के बाद 23, हाँ 22 में कह रहा है जो 21 के बंदों का उल्लंघन करेगा वह 1000 रुपये तक का हो सकेगा, जुर्माने से दंडनीय होगा। अब देखो, ये इसका उल्लंघन अगर कोई करता है, ठीक है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिना उनके अनुमति के प्रकाशित या मुद्रित कर रहा है, प्रकाशित मुद्रित कर रहा है, तो उसको दंडित किया जाएगा 22(2) में 1000 रुपये तक से, ठीक। कार्यवाहियों की डिक्रियां, यदि इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में, चाहे उसमें प्रतिरक्षा में की गई हो या न्यायालय का समाधान हो जाए कि अनुतोष अनुदत्त करने के आधारों में से कोई न कोई आधार विद्यमान है और अर्जीदार उस मामलों में छोड़कर जिनमें धारा की 5 सेकेंड और खंड ख और ग में निर्दिष्ट आधार पर अनुतोष चाहता है, अनुतोष के प्रयोजन से
अपने ही दोष या निरुद्योग्यता का किसी प्रकार फायदा नहीं उठा रहा था या उठा रही है, और जहाँ की अर्जी का आधार धारा 13 की उपधारा 1 की 1 में निर्दिष्ट है, अडल्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ ना तो अर्जीदार परिवादित कार्य या कार्यों का किसी प्रकार का उपसाधक रहा है और न उसने उनका मौनानुमोदन या उपमर्शन किया है, अथवा जहाँ की अर्जी के आधार क्रूरता है वहाँ अर्जीदार ने उस क्रूरता को किसी प्रकार उपमर्शन नहीं किया है। जब विवाह विच्छेद पारस्परिक सम्मति के आधार पर चाहा गया है तो ऐसी सम्मति बल, कपट या असम्यक अभियोजित नहीं की गई है। धारा 11 के अधीन के अलावा प्रत्यर्थी के साथ दुस्संधि करके कार्यवाही संस्थित करने के लिए कोई अनावश्यक या अनुचित विलंब नहीं हुआ है, अनुतोष अनुमत न करने के लिए कोई अन्य वैध आधार नहीं है, तो ऐसी दशा में किंतु अन्यथा नहीं, न्यायालय तदनुसार डिक्री कर देगा। इतना कुछ होने के बाद सेक्शन 23 कह रहा है कि अब क्या करेगा, न्यायालय डिक्री देगा जिसके लिए आपने क्या की थी, अर्जी की थी, ठीक है। लेकिन अब भी कुछ रूल हैं, अपवाद हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कह रहा है कि अगर आपने सेक्शन 5 का सेकंड था ना, क्या था इसमें, सहमति या मानसिक रूप से दूसरा पक्षकार या जिसका विवाह हो रहा है वो सम्मति देने के लिए योग्य नहीं है या बलपूर्वक सम्मति इत्यादि ली गई है, ठीक है, अगर ये लागू हो रहा था, कुल मिलाकर मानसिक पीड़ित था, या धारा 13(1)(a) एडल्ट्री के अंतर्गत ये था, या धारा 13(b) कंसेंट, दोनों पक्षकार क्या कर रहे हैं, आपसी सहमति से लेने आए हैं, ठीक है, और धारा 11 के अलावा अन्य किसी आधार पर, जो कि हमने देखा कि इसमें सेक्शन 20 में देखा, अभी जस्ट देखा ना कहीं पर, 20 में शायद देखा, अन्य आधार पर अर्जी करता है, ठीक है, तो वहां न्यायालय डिक्री दे देगा। तो क्या इन आधार पर डिक्री नहीं देगा, अब देखो ये समझना है हमें। सहमति ली थी सेक्शन 5(2) की सहमति, जिसमें सहमति की बात है, अर्जीदार मान लो वाइफ है, ठीक है, वाइफ आई है डिवोर्स लेने, ठीक है, कि हस्बैंड जो है मेरा, ये सेक्शन 5 सेकंड में आता है, इसकी बुद्धि ही काम नहीं करती, इसको पता ही नहीं है विवाह क्या होता है इत्यादि इत्यादि। तो इसमें कह रहा है कि जो अर्जीदार है, ठीक है, जो अर्जीदार है अगर उसको इस बात का ज्ञान था पहले से ही, तब उसको डिवोर्स की डिक्री नहीं दी जाएगी, ठीक है, अगर उसको पहले से ज्ञान था। दूसरा, एडल्ट्री, हस्बैंड चाहता है वाइफ से डिवोर्स क्योंकि वाइफ का किसी अन्य के साथ रिलेशनशिप है, या वाइफ चाहती है हस्बैंड से क्योंकि हस्बैंड या किसी अन्य के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है। लेकिन जो चाहता है, मान लो हस्बैंड चाहता है डिवोर्स कि वाइफ का जो है एक्स के साथ संबंध है, मुझे डिवोर्स दे दिया जाए, लेकिन न्यायालय देखता है कि वाइफ का एक्स के साथ संबंध है क्योंकि हस्बैंड ने ही मजबूर किया था, ठीक है। अभी एक केस आया था, केरल में ही आया था, 2-3 साल पहले का है, ठीक है, करीब 60-70 पुरुष पकड़े गए थे जो अपनी वाइफ को एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, ठीक है, बहुत हाई फाई केस था, न्यूज में था कुछ दिन तक, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कुछ षड्यंत्र किया है, ठीक है, अर्थात आपका भी उसमें क्या है, जो अर्जी देने आया है आपका भी उसमें कुछ योगदान है, ठीक है। तब आप 13B क्या कहती है, हस्बैंड और वाइफ आपसी सहमति से डिवोर्स के लिए फाइल करें, डिवोर्स जिस दिन फाइल होता है उससे 6 महीने से लेकर 18 महीने के अंदर उनका डिवोर्स हो जाता है, ठीक है, ये रूल है, ये हमने देखा 13B में, ठीक। नाउ क्या कहता है ये सेक्शन कह रहा है कि मान लो हस्बैंड और वाइफ ने जो कंसेंट से डिवोर्स फाइल किया, उसमें जो वाइफ है उसको धमकी दी गई थी कि तुम भी साइन कर दो नहीं तो तुमको जान से मार देंगे, या वाइफ हस्बैंड को धमकी दे रही है कि डिवोर्स चलो ले लेते हैं कंसेंट से, अगर तुमने साइन नहीं किया डिवोर्स पेपर में तो मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ कर देंगे, ठीक है। तो सहमति जो है ये बलपूर्वक अर्थात धमकी
धमकी या किसी इन्हीं में से किसी प्रकार से प्राप्त की गई थी। ठीक है, अगर इनमें से किसी प्रकार से प्राप्त की गई थी तब वहां न्यायालय डिक्री नहीं देगा, याद रखना। ठीक है, तो ये तुम देखो, ये सेक्शन जब तुम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें ये सेक्शन वैसे अगर याद रहा तो, क्योंकि सेक्शन बहुत गंभीर ढेर सारे होते हैं। जब तुम 13 भी अगर तुम्हारा आ गया लिखने को, डिवोर्स आएगा तो वहां पे तुम 13(1) तो लिखोगे ही, और 2 भी लिखोगे तो 13(b) भी लिखोगे, आपसी सहमति वाला। तो उसके साथ तुम 23 भी लिख सकते हो कि अगर ऐसी सहमति जो 13(b) में दी जा रही है वो कैसी है, बलपूर्वक है या असम्यक असर से, कपट से इत्यादि से प्राप्त हुई है, तब जो है वो न्यायालय अर्जी 23 के अंतर्गत क्या कर देगा, बर्खास्त कर देगा, अर्थात नहीं देगा। ठीक है, अभी सेक्शन खत्म नहीं हुआ है। इस अधिनियम के अधीन कोई अनुदोष अनुदत्त करने के लिए अग्रसर होने से पूर्व यह न्यायालय प्रथमतः कर्तव्य होगा कि वह ऐसी हर दशा में जिस मामले में प्रकृति और परिस्थितियों में संगत रहते हुए करना संभव, पक्षकारों के बीच मेल मिलाप करने का पूर्ण प्रयास करे। परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसी कार्यवाही पर लागू नहीं होगी जिसमें धारा 13(1) के खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7 में विनिर्दिष्ट धाराओं में से किसी आधार का अनुदोष चाहा गया है। ऐसे मिलाप करने में न्यायालय की सहायता के प्रयोजन के लिए न्यायालय यदि पक्षकार ऐसा चाहते हैं तो, यदि न्यायालय ऐसा करना न्याय संगत और उचित समझे तो कार्यवाहियों के 15 दिन से अनाधिक की युक्त काल अवधि के लिए स्थगित कर सकेगा, और उस मामले को पक्षकारों द्वारा इस निमित्त नामित किसी व्यक्ति को, यदि पक्षकार कोई व्यक्ति नामित करने में असफल रहते हैं तो न्यायालय द्वारा नाम निर्देशित किसी व्यक्ति को इन निर्देशों के साथ निर्देशित कर सकेगा कि वह न्यायालय को इस बारे में रिपोर्ट दे कि मेल मिलाप कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है या नहीं, और न्यायालय कार्रवाई का निपटारा करने में ऐसी रिपोर्ट का सम्यक रूप से ध्यान में रखेगा। 4th नंबर कह रहा है, ऐसे हर मामले में जिसमें विवाह का विघटन विवाह विच्छेद द्वारा होता है, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय हर पक्षकार को उसकी प्रति मुफ्त में देगा। चलो, अभी एक हम बोले थे समाप्त नहीं हुआ है। ठीक, तो सेक्शन 23 का 2 कहता है कि कोर्ट क्या करेगा, देखेगा कि कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें डिवोर्स के लिए अर्जी दाखिल की गई है, ठीक है, लेकिन क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे डिवोर्स की जगह हस्बैंड और वाइफ को फिर से आपस में मेल मिलाप अर्थात डिवोर्स को रोका जा सकता है। ठीक है, मेल मिलाप को बनाए रखा जा सकता है, और अगर उसको ऐसा लगता है तो कार्यवाही जो लगातार होनी थी उसको 15 दिन के लिए टाल देगा। कितने दिन के लिए टालेगा? 15 दिन के लिए। ना 15 दिन के लिए टालने के बाद क्या करेगा, किसी व्यक्ति को जिसे भी दोनों पक्षकारों में से हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई, या जिसे न्यायालय स्वयं चाहे, क्या करेगा, नियुक्त करेगा। किस लिए नियुक्त करेगा कि ऐसा व्यक्ति उन 15 दिनों में एक रिपोर्ट बनाए। रिपोर्ट मतलब इन हस्बैंड और वाइफ के बीच के रिलेशनशिप के बारे में जो जो जांच वगैरह करके, जांच तो न्यायालय करता है, सॉरी, मतलब पूरा अपना अध्ययन करके, ठीक है, इसको ऐसे ले लो, पता करके कि क्या कोई ऐसा आधार है जिससे हस्बैंड और वाइफ के बीच मेल मिलाप कराया जा सकता है, और ये 15 दिन बाद ये रिपोर्ट जो है उस न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, अगर इस रिपोर्ट में कोई आधार है तो न्यायालय क्या करेगा, मेल मिलाप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और नहीं तो डिवोर्स दे देगा। अर्थात 15 दिन के बाद जो कार्यवाही होगी उस कार्यवाही में इस रिपोर्ट में जो भी चीज वर्णित है उसका न्यायालय क्या रखेगा, ध्यान में रखेगा। ठीक है, ध्यान में लेगा। ओके, और 23(4) कह रहा है कि मान लो डिवोर्स हो गया, ठीक है, ये जो भी डिक्री दी, डिवोर्स नहीं हुआ, जो भी डिक्री न्यायालय ने दी उसकी फ्री कॉपी पक्षकारों को, एक हस्बैंड को एक वाइफ को दी जाएगी। ठीक, ये हर पक्षकार। 23(a) विवाह विच्छेद और अन्य कार्रवाइयों में प्रत्यर्थी को अनुदोष। विवाह विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण दाम्पत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन के लिए सेक्शन 9, 10 और 13 के अधीन
किसी कार्यवाही में प्रत्यार्थी अर्जीदार के जार कर्म, क्रूरता या अभिदचन के आधार पर चाहे गए अनुतोष का न केवल विरोध कर सकेगा, बल्कि उस आधार पर इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष के लिए प्रतिदावा भी कर सकेगा। और यदि अर्जीदार का जार कर्म, क्रूरता या अभिदचन साबित हो जाता है तो न्यायालय प्रत्यार्थी को इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा अनुतोष दे सकेगा जिसके लिए वह उस दशा में हकदार होता या होती जिसमें उस आधार पर ऐसे अनुतोषों की मांग करते हुए अर्जी स्थापित की गई थी। जारी हाँ मैम एक क्वेश्चन था। हेलो कि जैसे सेक्शन 24 बोल रहा है कि कार्यवाही चल रही है हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। जाहिर सी बात है हस्बैंड और वाइफ दोनों कार्यवाही में भाग लेंगे, और दोनों के लिए, वाइफ के लिए तो खुल के समझ ही जाओगे, हस्बैंड के लिए भी याद रखना है पहली बार, और अंतिम बात तुमको कहीं हस्बैंड को भी मेंटेनेंस का अधिकार दिखेगा। पहली बार, अंतिम बार, क्षण भर के लिए तुमको मेंटेनेंस का अधिकार पति को दिखेगा। इनकी कोई ऐसी स्वतंत्र आय नहीं है। स्वतंत्र आय का मतलब घर जमीन प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, ऐसा कोई इनकम नहीं है जिससे इस कार्यवाही का जो व्यय है, खर्चा है और अन्य चीजें पूरी की जा सके, पूर्ण की जा सके। ठीक है, जो उसके संभाल और कार्यवाहियों की आवश्यक व्यय के लिए पर्याप्त हो, वहां वह पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यार्थी को यह आदेश दे सकेगा कि अर्जीदार को कार्यवाही में होने वाले व्यय तथा कार्यवाही के दौरान प्रति मास ऐसी राशि संदत्त करे जो अर्जीदार को अपनी आय तथा प्रत्यार्थी की आय को देखते हुए न्यायालय युक्तियुक्त प्रतीत करेगा। बहुत ध्यान से देखना, इसको तोड़ रहे हैं अब। पैसा नहीं है, केस कर दिया, याद रखना, पैसा नहीं है, केस कर दिया। वहां पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यार्थी को यह आदेश दिया जाएगा, जिसके खिलाफ केस हो रहा है उसको आदेश दिया जाएगा कि जिसने केस किया है अर्जीदार को कार्यवाही में होने वाला खर्चा तथा कार्यवाही के दौरान हर महीने ऐसी राशि, ठीक है, जो अर्जीदार को अपनी व्यय तथा प्रत्यार्थी को आय देखते हुए न्यायालय का युक्तियुक्त प्रतीत हो। न्यायालय क्या करेगा? अर्जीदार को आदेश देगा। अर्जीदार जो न्यायालय से क्या करने आया है, अर्जी लेने आया कि हमको जो है सामने वाले से डिवोर्स दिया जाए। किसके रिक्वेस्ट पे देगा? प्रत्यार्थी के। ठीक है, प्रत्यार्थी कौन होगा? हस्बैंड या वाइफ। और अर्जीदार कौन होगा? हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, अब देखना, अगर हस्बैंड डिवोर्स लेने आया है, जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 9, 10, 11, ठीक, हस्बैंड लेने आया, बट हस्बैंड के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो क्या कर सके, इस कार्यवाही का खर्चा निकाल सके। इस कार्यवाही के साथ साथ अपना स्वयं का भी खर्चा नहीं निकाल पा रहा, स्वयं का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा, तो न्यायालय क्या करेगा? वाइफ को आदेश देगा, वाइफ को आदेश देगा कि आप हस्बैंड को इतना खर्चा दो। कितना खर्चा? जो उसके कार्यवाही के लिए पूर्ण हो, प्लस आप उसको मंथली, कब? मंथली इतना खर्चा दो, मतलब इतना पैसा दो जो उसके पर्सनल खर्चे के लिए आवश्यक हो। ठीक है, देखो यहाँ मैंने हस्बैंड वाइफ वाला इसलिए बताया क्योंकि देखो हस्बैंड खर्चे के लिए वाइफ को दे रहा है, और अगर वाइफ अर्जीदार थी उसके पास नहीं है तो सेम चीज जो है हस्बैंड को कहेगा। ठीक है, अब देखो
इसका आदेश देते समय न्यायालय ध्यान में रखेगा, क्या ध्यान में रखेगा कि मान लो हस्बैंड पैसा मांग रहा है तो कुछ भी दिला देगा? नहीं। या वाइफ पैसा मांग रही है तो कुछ भी दिला देगा? तो अर्जीदार, यहाँ हम अर्जीदार लिखते हैं, जिसने अर्जी डाली है उसकी आवश्यकता कितनी है? ठीक है, आवश्यकता क्या होता है? सामान्यतः अपने लोकल घर का है तो अपने नल का साफ जल पीता है, ठीक है। बहुत गरीब है तो मिनरल वाटर पी लेगा, लेकिन जो मिनरल वाटर रोज पीता है वो इतना गरीब तो होगा नहीं, अच्छा, ठीक है। तो उसकी आवश्यकता है साफ जल की, उसे रोज मिले अपने खर्चे में, रोज भोजन मिले इत्यादि। अब वो क्या कह रहा है हस्बैंड कि हमको वाइफ से इतना पैसा दिलाया जाए कि हम दोनों टाइम 5 स्टार होटल में खाना खा सके। नहीं मिलेगा, चाहे फिर वाइफ क्या हो, अंबानी की अंबानी के यहाँ मैनेजर ही क्यों ना हो, ठीक है। आपकी जितनी आवश्यकता है आपको मिलेगा। अब देखो, हो सकता है कि पति की आवश्यकता हो या पत्नी की आवश्यकता हो, बट जिसके खिलाफ केस किया है उसी के पास पैसा नहीं है उतना देने का, तो जो प्रत्यर्थी है उसके इनकम का भी न्यायालय ध्यान रखेगा, ठीक है। अब भावना का एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। यहाँ पे भावना ने जो पूछा था कि क्या हस्बैंड को वाइफ की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है किसी प्रॉपर्टी में? बहन, तो वाइफ को भी नहीं मिलता हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। अभी हम आगे देखेंगे, स्पीकर ऑफ करो फिर बता रहे हैं। वाइफ को भी कहीं हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। अगर हस्बैंड ने वसीयत बना दिया तो बिल्कुल नहीं मिलेगी किसी, और अगर हस्बैंड मर गया तब भी एक लिमिट में मिलती है। अब देखो महिलाओं की हालत देख लो, अरबपति की बच्ची है, मान लो बेटी किसकी है? अरबपति की, ठीक है। बड़ा सा घर है, 5 भाई 1 बहन है, ठीक। 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसकी बहन की शादी में इन्होंने 200 करोड़ खर्चा करा, ठीक है। अभी चली गई शादी करके हस्बैंड के घर, भाई बोलेंगे बहन की शादी में इतना खर्च कर दिया, इसका हिस्सा गया। भैया 8,000 करोड़ में आपने 200 करोड़ खर्चा कर दिया। पहली बात, वो भाइयों की प्रॉपर्टी नहीं है, वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, फादर की कह सकते हो क्योंकि फादर के नाम पे है, ठीक है। चलो नहीं लेते, भाई का छोड़ दो। यहाँ गए तो उसे हस्बैंड की प्रॉपर्टी में कैसे मिल जाएगा? क्योंकि हस्बैंड पे फिर यही वाला रूल लागू हो रहा है ना। वो हस्बैंड जो प्रॉपर्टी पाया है वो अपने फादर की पाया है, और जिसमें उसकी बहन का भी हिस्सा है, लेकिन मान लो बहन नहीं ले रही, सेम चीज। तो वाइफ, बहन ने यहाँ पे तो छोड़ दिया, डावरी लेकर गई यहाँ हस्बैंड के पास, कानूनी रूप से डावरी जो है वाइफ को मिलनी चाहिए। अगर वाइफ लेकर गई है तो अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। डावरी वाइफ को मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिला। हस्बैंड अगर मर गया बिना वसीयत बनाए, तो अभी हम आगे देखेंगे, अगर उसकी माँ है और उसके बच्चे हैं और उसकी वाइफ है शादी के बाद, उसके मरने के बाद, एज ए विडो, डिवोर्स नहीं, डिवोर्सी को नहीं मिलता, डिवोर्सी को कभी प्रॉपर्टी नहीं मिलती। वो जो तुम यूट्यूब पे चैनल पे देखते हो तो वाइफ को इतना मिला, 700 करोड़ मिला, तो 800 करोड़ मिला, तो 50% हस्बैंड की, कुछ नहीं मिलता। ये बात गले से एकदम निकाल देना। अब आपके यहाँ जितने भी डिवोर्स अगर कहीं देखे हो तो देख लेना, किसी की वाइफ ने हस्बैंड का प्रॉपर्टी लिया है क्या, किसी का खेत ले लिया, घर का आधा हिस्सा ले लिया क्या? कहीं नहीं, ठीक है। वाइफ को कभी हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं मिलती अगर उसको डिवोर्स हुआ है तो। और अगर एज ए विडो मर गई, बच्चे हैं, माँ भी है हस्बैंड की, तो उस अनुपात में मान लो हस्बैंड है, उसके 4 बच्चे हैं, वाइफ 1 होगी, माँ भी 1 होगी, माँ भी जिंदा है, तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी 6 भाग में बटेगी, ठीक है। ये मतलब कुछ अलग अलग रूल होता है, अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। और ये भी अभी हम लोग मैथ की तरह देखेंगे, ठीक है। सो वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी विडो होने के बाद मिलती है, और मिलना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पर भी आप चिल्ला रहे हो कि एलिमनी ले रही है, मान लो डिवोर्स के बाद एलिमनी ले रही है, कैसी हो, गोल्ड डिगर है, ठीक, गोल्ड डिगर है वो, जितना गोल्ड डिग कर पाई आपके यहाँ की। सेम लड़की अगर वापस चली जाएगी भाई के पास और वहां अपनी हिस्सा लेगी, जो कि भाई का प्रॉपर्टी नहीं है, पिता का है, जैसे आप बच्चे हो वैसे मैं, और तुमको पता है जिस
का भाई नहीं होता ना, उसको बहन को आराम से पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है, कोई समाज कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहेगा डिट्टो। ठीक है, तो बहन नहीं ले रही है, ठीक है नहीं ले रही, और हमको छोड़ो वो बात नहीं करनी। बट वो लड़की जिसकी आप उछल रहे हो कि लड़की ऐसे वैसे, भैया ये घर भी तुमने नहीं बनाया है। अंतर ये है कि बेटा होने के कारण यहाँ पर या यहाँ पर, चाहे ससुराल में चाहे नैहर में, तुमको पुश्तैनी घर मिल गया, लेकिन ये सड़क पे चली जाएगी। ठीक है, उस बाप की प्रॉपर्टी जो आपको सात पुश्त की प्रॉपर्टी आपको मिली है, उसमें 2 भाइयों 3 भाइयों में अगर लड़ाई होने लगती है, तो वो दोनों तीनों भाइयों में जब लड़ाई होने लगती है, थोड़ा सा हिस्सा इधर होने लगता है उधर होने लगता है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो कोर्ट एलिमनी दिला रही है उस लड़की की, ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अपनी माँ के बारे में सोचो। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप से कुछ पैसे लेकर अलग हो रही है, फादर तुम्हारी माँ जो है तुम्हारे पिता जैसे तलाक लेकर, अब वो वापस या तो मामा से जाके हिस्सा ले, ठीक है, वहां जाएगी तभी लोगों को बुरा लगेगा, है ना, वो बहुत बुरा लगता है। और यहाँ एलिमनी ले रही है तो तुमको भी बुरा लग रहा है। लेकिन पता है, अगर सिर्फ वो डावरी जो वो लाई थी ना, उसको तुम, डावरी को जो सिर्फ डावरी लाई थी उसको तुम ब्याज सहित वापस कर दो, तो तुम्हारा घर बिक जाएगा। अगर 15-20 साल की शादी है, तो किसी ने मुझसे कहा जो इतने दिन रही, और कहीं बहस हो रही थी, जो रही खाई पी, तो भैया 24/7 अपनी मम्मा को सोचना, वाइफ को मत सोचना, वाइफ से तो नफरत होती है, लड़कियों से और वाइफ से तो सख्त नफरत होती है, माँ को सोचना। 24/7 कोई तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है, हर काम कर रहा है, नौकर वो काम नहीं करते जो वो कर रहा है, कि सुबह 4 बजे उठेगा, पूरा साफ सफाई करने के बाद, तुम लोग का टिफिन लंच करने के बाद, जो तुम खिला रहे हो ना, पता है क्या खिला रहे हो, जो लास्ट में खाने में बच रहा है, अगर नहीं बचेगा तो वो नहीं खाएगी, कत्ती नहीं खाएगी, माँ कत्ती नहीं खाएगी। हाँ मेरा तो पेट भरा, मैंने तो नहीं खाया, ठीक है, ये खिलाया था तुमने, ठीक है, तुम बना के नहीं खिला रहे थे, वो खुद बना के खा रही है। ठीक है, तो चलो वो खा रही है, तो जो खा रही है उसका कुकिंग की सैलरी से काट लो, वो रह रही है, उसके बदले में तुम्हारा पूरा कमरा वगैरह साफ कर रही है, उसका काट लो, वो तुमको सर्व कर रही है खाना, तुम्हारे बर्तन धुल रही है, इत्यादि इत्यादि। अगर तुम किसी मेट्रोपोलियन एरिया में जाओगे, तुम मुंबई में चले जाओ और ऐसा सर्वेंट ढूंढते हो, तो तुमको मंथली 3 से 4 लाख देना होगा एक सिंगल सर्वेंट को, ठीक है, जो सर्व कर रहा है। और उस हिसाब से अपनी मम्मा का 20 साल का जोड़ लो। हाँ, उसके बाद बेबी सिटिंग भी किया तुम लोगों का, तो किसी ने कहा तो क्या बच्चा उसका भी तो होता है, माँ का भी तो होता है, तब तो बेबी सिटिंग कर रही है। तो बच्चा माँ का तभी होता है जब बच्चों से कोई गलती कुछ होती सेमेस्टर है। में चेंज हुआ है अभी। जी मैम। ओके, अगर तुमको लेना है तो बीएनएस का नया सीरीज जाके ले लो, भाव्या का, एकदम नया, भाव्या प्रकाशन का, क्योंकि एकदम नया आया है नए सिलेबस पे। नहीं लेना है, तुम्हारे पास आईपीसी का पड़ा हुआ है भैया का, तो उसी से पढ़ लो, सेम डिक्टो है, सेक्शन चेंज हुआ है बस। तो आईपीसी का पढ़ने बैठना, तो बीएनएस का बेयर एक्ट ग्रुप में डाला हुआ है, सेक्शन कट करके वहां से वो सेक्शन लिख देना बस। आगे चलते पता नहीं कहाँ जा रहे थे हम, हाँ, करने लगे थे हम ना, थोड़ा सा वकालत में घुस गए थे। चलो ओके, हो गया। तो पति को भी पहली बार का ही अधिकार मिलता है सेक्शन 24(1) में, परंतु कार्यवाहियों के व्यय और कार्यवाही के दौरान ऐसे मासिक राशि के संदाय के लिए आवेदन को यथासंभव यथास्थिति पति या पत्नी पर सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। और इसके आगे बोल रहा है 24(2) बोल रहा है कि अगर जिसने अर्जी की है तो देखो, इस व्यक्ति ने अर्जी की होगी, पहला तो इसको डिवोर्स वगैरह कुछ चाहिए होगा, जुडिशियल सेपरेशन, डिवोर्स इत्यादि, प्लस इसने खर्चे के लिए भी अर्जी की होगी कि हमको प्रत्यर्थी से दिलाया जाए, मेरे पास पैसा नहीं है, तो प्रत्यर्थी को नोटिस भेजा जाएगा कि भैया पहले इनको आप खर्चा दीजिए, फिर हम आगे की कार्रवाई करते हैं। नोटिस भेजने के 60 दिन के भीतर अर्जी का निपटारा होगा। कौन से अर्जी का? डिवोर्स जुडिशियल वाला नहीं, ये खर्चे वाला। 25 स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण, यहाँ आपको पति नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, अभी पति को अधिकार है, हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत अधिकार मिला है पति को, ठीक है। इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है कोई भी न्यायालय,
डिक्री पारित करने के समय या उसके बाद। 25 सेक्शन। डिक्री पारित कर दी, कौन पारित करेगा? कोर्ट। इस समय डिक्री जब पारित कर रहा है या डिक्री पारित करने के पश्चात, ठीक है। यथास्थिति पति या पत्नी द्वारा इस प्रयोजन से किए गए आवेदन पर यह आदेश दे सकेगा कि प्रत्यार्थी उसके भरण पोषण और संभाल के लिए ऐसी कुल राशि या ऐसी मासिक राशि अथवा कालिक राशि। जब प्रत्यार्थी को अपनी आय और अन्य संपत्ति को, यदि कोई हो, आवेदन या आवेदिका की आय और अन्य संपत्ति को तथा पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो, आवेदक या आवेदिका के जीवन काल से अनाधिक अवधि के लिए संदत करे, और ऐसा कोई भी संदाय यदि करना आवश्यक हो, प्रत्यार्थी को स्थावर संपत्ति पर भार द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ना, इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि सिर्फ वाइफ को दिया जाएगा। हम जूम करते हैं इसको अच्छे से पढ़ें। केस वही जाते हैं जहाँ पे वाइफ को आवश्यकता होती है, हस्बैंड परिस्थितियों में नहीं होते जहाँ उन्हें मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, इसलिए केस नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं पति को अधिकार नहीं है। देखना, इस अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन अधिकारता का प्रयोग करने वाला कोई भी न्यायालय डिक्री पारित करने के समय या उसके पश्चात यथास्थिति पति या पत्नी द्वारा, हस्बैंड या वाइफ द्वारा आवेदन किया जा रहा है प्रयोजन से, किस प्रयोजन से, यह आदेश दे सकेगा कि प्रत्यार्थी मतलब देखो, यहाँ पति या पत्नी जो आवेदन कर रहे हैं वो अर्जीदार होंगे। मान लो कि हस्बैंड, ये हस्बैंड वाला हम लोग लेते हैं, हमें यही समझना है, पत्नी वाला तो बचपन से न्यूज देख देख के भर गया दिमाग में, ठीक। पति अर्जी कर रहा है, ठीक है, तो यह प्रत्यार्थी अर्थात पत्नी को यह आदेश देगा कि उसके भरण पोषण, किसके भरण पोषण? पति के भरण पोषण। और अगर पत्नी ने अर्जी की है तो पति को आदेश देगा कि पत्नी के भरण पोषण, ठीक है। तो यहाँ अब भी हस्बैंड वाइफ पे ही टिक रहे हैं, हस्बैंड को ही गरीब देख रहे हैं, ठीक है, पुअर देख रहे हैं, तो हस्बैंड के भरण पोषण के लिए ये रहा, और संभाल अन्य खर्चों के लिए, आवश्यक खर्चों के लिए ऐसी कुल राशि या मंथली अथवा कालिक राशि अर्थात एक बार में, जो प्रत्यार्थी की आय और अन्य संपत्ति, क्योंकि जो पैसा दे रहा है उसकी आय और संपत्ति देखी जाती है, यदि कोई हो, आवेदक या आवेदिका की आय और अन्य संपत्ति को, जिसने आवेदन किया है अर्जीदार ने, उसका भी तो कुछ आय प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, तथा पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए। पक्षकार का आचरण, मान लो वाइफ कर रही है अर्जी मेंटेनेंस के लिए, लेकिन वाइफ क्या है, रिलेशनशिप में किसी और के साथ रह रही है, किस चीज का, ये जुडिशियल सेपरेशन का डिक्री मिली है, डिवोर्स वाली बात नहीं करें, चलो लोग जुडिशियल सेपरेशन वाली करते हैं, ठीक है, या पत्नी अलग रह रही है, उचित कारण से अलग रह रही है, लेकिन अलग रह रही है, लेकिन क्या कर रही है, किसी अन्य के साथ रिलेशनशिप में, जारकर में है, या पति ने भरण पोषण के लिए अप्लाई किया, लेकिन पति क्या कर रहा है, आचरण से गड़बड़ है, शराबी है, किसी अन्य के साथ रिलेशनशिप में है, और अन्य परिस्थितियां देखते हुए न्यायालय को न्याय संगत प्रतीक को आवेदक या आवेदिका, हस्बैंड या वाइफ को जीवन काल से अनाधिक अवधि के लिए संदत करे, और ऐसा कोई भी संदाय यदि यह करना आवश्यक हो, प्रत्यार्थी की स्थावर संपत्ति पर भार द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, प्रत्यार्थी की स्थावर संपत्ति, स्थावर मतलब अचल संपत्ति, अचल संपत्ति मतलब घर जमीन इत्यादि पर भार कर देगा, कि ये नहीं दे रहा है, मना कर रहा, वाइफ मना कर रही है, हस्बैंड को हम भरण पोषण नहीं देंगे, हस्बैंड मना कर रहे हैं, हम वाइफ को भरण पोषण नहीं देंगे, नो प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी है ना, हम उससे निकाल लेंगे, उससे बाहर निकाल लेंगे, उससे किराए से निकाल लेंगे, ठीक है, उसकी इनकम से ले लेंगे। यदि न्यायालय को समाधान, पहले वाला लिख लेते हैं, फिर हम 25(2) पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, सेक्शन 25(2), ठीक है। सेक्शन 25(2) कहता है कि हस्बैंड या वाइफ क्या कर रहे हैं, सॉरी 25(1) है, ये तो 25 शुरू ही क्या, कहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। जब कोर्ट क्या कर रहा है, डिक्री को, डिग्री नहीं है डिक्री है, ठीक है, दे दिया है या दे रहा है, ठीक है, दे चुका है या दे रहा है,
हस्बैंड या वाइफ में से कोई, तो यहाँ हम अर्जीदार देख रहे हैं, अर्जी कर रहा है, अर्जी की जगह आवेदन कर रहा है कि सर हमको भरण पोषण और दिलवाया जाए, ठीक। तब न्यायालय क्या करेगा, प्रत्यार्थी को यह आदेश देगा कि आप अर्जीदार को मंथली या कालिक, कालिक का क्या मतलब होता है कि एक मुश्त भी दे सकते हो, या अगर मतलब कुछ सीमा निर्धारित कर दिए, चलो मंथली दे रहे हो। तो अगर दूसरे पक्षकार ने शादी कर ली तो भरण पोषण रुक जाता है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन अभी चूंकि हम इसमें नहीं लिखा है तो हम देखेंगे मंथली कब तक, जीवन काल तक अर्जीदार के, जब तक वो जीवित रहेगा, ठीक है। भरण पोषण दो। अब यहाँ हस्बैंड को भी मिल रहा है, याद रखना 24-25 दोनों में हमने देखा। अब देखो, लेकिन न्यायालय ऐसे ही नहीं दे देगा, न्यायालय कुछ तथ्यों को ध्यान में देगा, जैसे जो प्रत्यार्थी है जिससे आप भरण पोषण दिलवा रहे हो उसकी इनकम क्या है, या उसकी प्रॉपर्टी है कुछ, ठीक है, प्रॉपर्टी कितनी है। जिसको अर्जीदार है, जो अर्जीदार है चाहे हस्बैंड है या वाइफ, उसकी खुद की कोई इनकम है, उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी है। मान लो कि अर्जीदार मांग रहा है कि सर हमको 2 लाख रुपए भरण पोषण मंथली दिलाया जाए, ठीक है, और खुद 3 लाख कमा रहा है, या वो खुद 1 लाख कमा रहा है, ठीक है, तो 2 लाख मांग रहा है। 2 लाख वो तब मांग रहा है क्योंकि उसको मंथली 2 लाख की आवश्यकता है, हो सकता है वो बीमार है, उसको अधिक खर्चे की आवश्यकता है इत्यादि, ठीक है, ये सब ध्यान में रखेगा। पक्षकार का आचरण देखेगा, आप मांग रहे हो, आपका आचरण कैसा है, ठीक है, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा क्या क्या आचरण में हो सकता है, ठीक है। आचरण देखेगा। अरे भैया मेरा OCD है ना, तो बहुत ही गंदा सा लग जाता है, कुछ भी गड़बड़ होता है ना, लगता है इसको सही करो पहले। आचरण, ठीक। नौ पक्षकार का आचरण देखेगा और अन्य सुसंगत परिस्थितियां देखेगा, ठीक है, और इस आधार पर वो रकम को निर्धारित करेगा, ठीक है। आवश्यकता देखेगा। देखो, मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई बड़ा सुपरस्टार है, कोई क्रिकेटर है, ठीक है, जो पर डे 1000 रुपये जो पानी पीता है, वो 1 लीटर कितने का आता है, 1000 रुपए का, तो उसको न्यायालय उसी हिसाब से मेंटेनेंस दिलाएगा। तुमने देखा बड़े बड़े टीवी स्टार्स का डिवोर्स होता है तो 40 करोड़ 50 करोड़ का, ठीक है, ओके। क्यों दिलाया जाता है, देखो, अगर उसको इस हिसाब से मेंटेनेंस नहीं मिला, पानी के हिसाब से जो पीता है, तो उसको मिनरल वाटर पीना पड़ेगा, तब भी ठीक है। हो सकता है कि मिनरल वाटर उसको सूट ना करता हो सकता है कि सूट ना करता हो। अभी देखो, तुमको अपने घर के नल का पानी चाहे सूट कर जाए, कतई तुम इलाहाबाद के और प्रतापगढ़ के अगर वहाँ के लोकल के नहीं हो तो वहाँ का लोकल का पानी नहीं पी सकते, ठीक है। मिनरल मंगाते हो, उससे ही बाल गिर जाते हैं, ठीक है। प्रतापगढ़ के हो तुम खुद लोकल का पी लोगे, लेकिन बाहर जाओगे तो मिनरल पियोगे, है ना। तो क्यों, क्योंकि उससे इंसान की सेहत बिगड़ सकती है ना, तो उसको आवश्यकता है उत्तम मेंटेनेंस का, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी ध्यान दी जाती हैं, लग्जरी क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है इत्यादि। मुस्लिम लॉ में इस सबको बहुत ध्यान दिया जाता है, ठीक है। मुस्लिम लॉ में जब महिला को भरण पोषण दिया जाता है तब तो भैया ये भी देखा जाता है कैसे परिवार से वो आती थी, उसके माता पिता कैसे हाई क्लास के थे इत्यादि, ठीक है, क्योंकि वैसे ही पली बढ़ी है उसी हिसाब से दोगे, है ना। जो इंसान 2 लाख रुपए सामान्यतः अपने ऊपर मंथली खर्चा करता था एज ए मेंटेनेंस, शादी से पहले भी, ठीक है, उड़ाता नहीं था बट उसका खर्चा था, वो कहीं भी जाता था कार से आता जाता था, उसको पैदल ऑटो जाने में आने जाने वो नहीं है, तो आप उसी हिसाब से उसको मेंटेनेंस दिलाओगे। आप कहते भैया कार का खर्चा थोड़ी दिलाएंगे, जाओ ऑटो से जहाँ आना जाना है, वो पक्का बीमार पड़ जाएगा इंसान, चाहे लिख के ले लो, ठीक है। तो ये सब चीजें
अन्य सुसंगत बातों में ध्यान दी जाती है। इसीलिए कभी कभी मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है। देखते हो मंथली 2 लाख, मंथली 10 लाख, मंथली 8 लाख, ठीक है। तो ये आधार होते हैं, ठीक है। उस महिला को मेकअप करने के लिए नहीं दिया जा रहा कि सर मैं अगर मंथली फेशियल ना कराऊं तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए नहीं दिया जा रहा। उसके रहन सहन और जीवन की स्थिति को सुधारने के लिए आर्टिकल 21 को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, गरिमामय जीवन के लिए, ठीक है। इसको ध्यान में दिया जा रहा है, ठीक है। ओके, बहुत ज्यादा ठीक नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत देर तक हम एक ही सेक्शन में अटके रहते हैं। ओके, अभी देखो मोस्टली पूरा सेक्शन ना हम लोग कहाँ से चालू किया, 19 से, तो 10 मिनट में हो जाना चाहिए था, लेकिन डीपली समझने में टाइम लग जाता है। यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि धारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात पक्षकारों में से किसी की भी परिस्थिति में तब्दीली हुई है, तो वह किसी भी पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसी रीति से जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, ऐसे फिर आदेश में फेरफार कर सकेगा और उसे उपांतरित या विखंडित कर सकेगा। और थर्ड कहता है, यदि न्यायालय को समाधान हो जाए कि पक्षकार ने जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन कोई आदेश दिया गया है पुनर्विवाह कर लिया है, यदि ऐसा पक्षकार पत्नी है तो वह पतिव्रता नहीं रह गई है। यदि ऐसा पक्षकार पति है तो किसी स्त्री के साथ विवाह बाह्य मैथुन किया है, पतिव्रता नहीं रह गई। दोनों मैंने भी बताया था जो आचरण में आएगा, ठीक है। तो वह दूसरे पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसे किसी आदेश रीति से न्यायालय न्यायसंगत समझे परिवर्तित, उपांतरित, विखंडित कर सकेगा। फेरफार, उपांतरित या विखंडित कर सकेगा। यहाँ फेरफार हो रहा है, यहाँ परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से याद रखना, मेंटेनेंस आएगा तो वहां तुमको लिखना है, ठीक है। देखो 25(2) बोल रहा है कि अगर किसी पक्षकार की परिस्थिति में कोई अंतर हो गया, हो सकता है जिसको मेंटेनेंस दिलाया जा रहा था बहुत गरीब से उसकी लॉटरी खुल गई, 500 करोड़ 2000 करोड़ जीत लिया, 50 करोड़, ठीक है। तो दूसरा पक्षकार है, दोनों में से कोई पक्षकार अर्जी करेगा कि सर देखिए इन्होंने क्या कर लिया है, लॉटरी जीत ली है, अब इनको मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं, या वो कहेगा सर मैंने तो खुद ही जीत लिया है, ठीक है। तो न्यायालय ऐसी अर्जी के बाद उस जो उसने पहले दिया था फैसला उसमें कुछ फेरफार कर सकता है, कुछ उसमें संशोधन कर सकता है, या उसको समाप्त कर सकता है। तो समाप्त के लिए विखंडन लिखा गया है, ओके। और 25(3) कहता है कि दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार, एक लाइन इसमें हमको देखनी है, सॉरी एक सेकंड में, ठीक है। कहाँ गया, ये रहेगा, पुनर्विवाह कर लिया, ठीक है। ये शब्द हमको ध्यान नहीं आ रहा था, कुछ तो था, है ना, कि दोनों में से किसी पक्षकार ने, दोनों में से किसी नहीं, सॉरी, जिसको भरण पोषण मिल रहा था, ठीक है, दोनों नहीं, जिसको भरण पोषण मिल रहा था, ठीक है, उसने क्या कर लिया है, पुनर्विवाह कर लिया है। तो भैया पुनर्विवाह कर लिया तो तुम्हारे पास दूसरी वाइफ है, दूसरा हस्बैंड है ना, उससे लो। पुनर्विवाह नहीं किया है, लेकिन अगर वाइफ है तो वो जार कर्म में, या हस्बैंड है तो वो जार कर्म में, ठीक है। वाइफ है तो चरित्रहीन शब्द का यूज हो गया है यहाँ पे, है ना, चरित्रहीन शब्द का यूज हुआ है। देखो पतिव्रता नहीं रह गई है, ठीक है, चरित्रहीन शब्द नहीं है, पतिव्रता नहीं रह गई है, मतलब वही हुआ इनडायरेक्टली, पतिव्रता नहीं रह गई है, मतलब जार कर्म में है, ठीक है। और हस्बैंड है तो वो पत्नी व्रता नहीं रह गया है, वो किसी अन्य स्त्री के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक, ताकि याद रहे तुम लोग को, पत्नी व्रता नहीं रह गया है, ठीक है। तो न्यायालय के पास अर्जी जाएगी कि सर आप हमसे बोल रहे थे वाइफ को मेंटेनेंस देने को ना, देखो उसका किसी और के साथ रिलेशन चल रहा है। न्यायालय क्या करेगा, फिर से उसने जो मेंटेनेंस दिया था उसमें क्या करेगा, परिवर्तन कर सकता है या संशोधन कर सकता है या विखंडन कर सकता है, ठीक है। देखो इस वाले में, पहले वाले में जो परिस्थिति बदल रही है, इसमें मान लो कि हस्बैंड को मेंटेनेंस मिल रहा था, वाइफ दे रही थी, पहले वाइफ की इनकम कम थी तो 50,000
दे रहा था, जबकि हस्बैंड को 1 लाख चाहिए था लेकिन पत्नी की उससे ज़्यादा कमाई नहीं थी, या पत्नी को 1 लाख चाहिए था लेकिन हस्बैंड की बहुत कमाई नहीं थी तो 50,000 दे रहा था। बट अचानक जो दे रहा था, मान लो कि हस्बैंड वाइफ को दे रहा था, हस्बैंड का लॉटरी लग गई, अब वाइफ को ये आराम से 1 लाख दे सकता है, जो कि पहले ये कितना दे रहा था, 50,000। तो फेर फार करके न्यायालय क्या करेगा, संशोधन करके उसको बढ़ा देगा। ठीक है। और अगर वाइफ की लॉटरी लग गई है तो हो सकता है कि मेंटेनेंस को समाप्त कर दे या कम कर दे, है ना, मतलब अर्जीदार की। अब देखो ये सेक्शन दोनों याद रखना, क्योंकि तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा भरण पोषण पे, पक्का आएगा, पक्का पक्का पक्का। कहाँ गया पक्का, कच्चा पेन कहाँ गई। ठीक है, यहाँ बता रहे कौन कौन सा सेक्शन तुमको लिखना है। सेक्शन 24, 25 मोस्टली वाइफ के भरण पोषण के लिए आएगा, लेकिन तुम अगर चाहो तो वहां हस्बैंड वाला जिक्र कर सकते हो कि दोनों को मिल रहा है ना। इसके साथ तुम सीआरपीसी का जो कि चेंज हो गया है, सेक्शन 125 टू 128, 125 में भरण पोषण है, 26 में परिवर्तन है, 127 में शायद परिवर्तन है। ठीक है। और नए वाले लॉ में ये सेक्शन हो गया है सेक्शन 44 टू 148। ठीक, सेम चीजें लिखी हुई हैं, बस वहां पर पति की जगह पर पत्नी को, बच्चों को और माँ बाप की बात हो रही है। ठीक है, बट तुमको इसका उल्लेख करना पड़ेगा, अभी पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, क्योंकि 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है, 2nd में मुस्लिम लॉ के लिए पढ़ना है, इसको ये पढ़ेंगे, लेकिन इसको लागू करके अभी एक केस आ रहा है, मूवी आ रही है, हक इसका क्या कहते हैं उसको, ट्रायल, क्या कहते हैं यार, ट्रेलर है ना, ट्रेलर आया हुआ है, जाके देखना, इसी सेक्शन पे है। ठीक है, ओके, कभी क्लास लेंगे इस केस पर हम लोग अलग से। अपत्यों की अभिरक्षा, मेरा पढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही, हमको लगा था आज ये क्लास हो जाएगा, 2 घंटा होने आ रहा होगा ना। अपत्य मतलब बालक, इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय अप्राप्त व अपत्यों की अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के बारे में यथासंभव अपनी इच्छा के अनुकूल समय समय पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा। तो बच्चों की अभिरक्षा किसके पास रहेगी, मेंटेनेंस और शिक्षा कैसी होगी। ठीक है, डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत समझे और उचित समझे, और डिक्री के पश्चात इस प्रयोजन के लिए अर्जी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे अपत्य की अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के बारे में समय समय पर ऐसे आदेश और उपबंध कर सकेगा जो ऐसी डिग्री प्राप्त करने की कार्यवाहियों के लंबित रहते ऐसे डिक्री के या अंतरिम आदेश द्वारा किए जा सकते थे, और न्यायालय पूर्वतन दिए गए किसी आदेश या उपबंध को समय समय पर प्रतिसंग्रहित या निलंबित कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा। ठीक है, परंतु ऐसी डिक्री प्राप्त करने के लिए कार्यवाही लंबित रहने तक आप प्राप्त व अपत्यों के भरण पोषण और शिक्षा के आवेदन को यथासंभव प्रत्यार्थी की सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। चलो, सेक्शन 26, सेक्शन 26 क्या कहता है कि जो बालक है, अपत्य है, उसका मेंटेनेंस, खर्चा पानी लगेगा, है ना, उसका पालन पोषण होगा, उसके एजुकेशन में लगेगा, तो ये अभिरक्षा में पैसा लगेगा, किसके पास रहेगा, इसकी डिक्री क्या करेगा, न्यायालय दाखिल करेगा। कब की बात हो रही है ये, जब केस चल रहा है, डिवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन इत्यादि का। ठीक है, और प्रत्यार्थी को नोटिस भेजने के 60 दिन के अंदर इसका निपटारा करेगा। ठीक है, कि किसके पास किसकी अभिरक्षा में ये रहेंगे। संपत्ति का बयान, इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय ऐसी संपत्ति के बारे में जो विवाह के अवसर पर या उसका आसपास उपहार में दी गई थी और संयुक्तता पति और पत्नी दोनों को ही की हो, डिक्री में ऐसे उल्लेखित कर सकेगा जिन्हें वह न्यायालय उचित समझे। सेक्शन 27 कहता है कि विवाह के समय जो गिफ्ट मिला है, ठीक है, याद रखना, संपत्ति मिली है और दोनों को संयुक्त रूप से मिली है, हस्बैंड और वाइफ को। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ को संयुक्त रूप से मिली थी, तो अब इसका बंटवारा आवश्यक है ना। कौन करेगा, कोर्ट करेगा, हस्बैंड और वाइफ के बीच में। 28, डिक्री और आदेशों की अपीलें।
अधिनियम में अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्री उपधारा 3 के उल्लंघित के अधीन रहते हुए उसी प्रकार अपीली होंगी जैसे उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्री अपीली होती हैं, और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक अधिकारिता के प्रयोग में विनिश्चयों की अपील सामान्यता होती है। और ये कह रहा है कि कहाँ गया पेन, ये धारा 25 और धारा 26 के अधीन मेंटेनेंस और उसके बाद वाली बात कर रहा है। ठीक है, कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश धारा 3 में बंधित के अधीन रहते हुए डॉट डॉट तभी अपीली होंगे जब वे अंतरिम आदेश ना हो। और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा सीपीसी के रूल में होती है। केवल खर्चे के विषय में कोई अपील इस धारा के अधीन नहीं की जाएगी। इस धारा के अधीन हर अपील डिक्री आदेश की तारीख से 90 दिन की अवधि के अंदर की जाएगी, ये याद रखना है। ठीक है, सेक्शन 29 देख रहे हैं, 28 देख रहे थे, कौन सा था? 28 था। सेक्शन 28 कह रहा है, सेक्शन 28 कह रहा है कि अपील कहाँ की जाएगी। तो सामान्यता उस कोर्ट से ऊपर जो कोर्ट हो उसमें की जाती है। चूंकि हम सीपीसी में अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं तो सीपीसी का रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, सामान्यता सेशन कोर्ट के पहले जाता है, फिर सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट जाता है। तो जो सीपीसी का रूल है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत मुश्किल से कोई केस जाते हैं। ठीक है, उसका अलग से रूल है, डायरेक्ट अपील नहीं होती वहां। और अगर कह रहा है सेक्शन 25 जो कि हमने देखा भरण पोषण, और सेक्शन 26 जो कि ये था अभिरक्षा से, बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित था, बच्चों की मेंटेनेंस से, भरण पोषण से संबंधित था, एजुकेशन से संबंधित था। ठीक है, इसकी अपील तभी होगी जब जो कोर्ट ने आदेश दिया था इससे पहले उसने अंतरिम आदेश ना दिया रहा हो। ठीक है, अंतरिम आदेश हम लोग का छुटा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे उसमें, फर्स्ट पेपर में छुटा हुआ है, वहां पढ़ेंगे। ठीक, और क्या कह रहा है, सिर्फ खर्चे के लिए अपील नहीं होगी कि हम इस खर्चे से संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ खर्चे के लिए अपील नहीं होगी, ये बहुत जरूरी याद रखना है इसमें। दूसरी बात कि जिस दिन ऐसी अर्जी दाखिल हुई, जिस दिन ऐसी अर्जी की डिक्री आई, ठीक है, अर्जी की क्या आई, डिक्री आई न्यायालय के द्वारा, उस दिन से जो आप अपील करने जा रहे हो वो 90 दिन के अंदर करोगे। रुक जाओ, 90 दिन लिखा है, हाँ 90 दिन के अंदर करोगे। ठीक है, डिक्री आदेश की। 28A डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियां और आदेश का प्रवर्तन उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक, मतलब सीपीसी का रूल फॉलो करते हुए। ठीक है, सीरीज बात है। व्यावृत्ति 30। ठीक है, ये इसके बाद तुम्हारा हिंदू मैरिज एक्ट का बेयर एक्ट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग हिंदू एडॉप्शन एक्ट पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप कैसे किसी को दत्तक ग्रहण लेते हो इत्यादि। ठीक है, बट पहले हम लोग हिंदू लॉ का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कल करेंगे, आज नहीं। व्यावृत्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हिंदुओं के बीच अनुष्ठापित ऐसा विवाद जो अन्यथा विधिमान्य केवल इस धातु के कारण अविधिमान्य या कभी अविधिमान्य रहा हुआ ना समझा जाएगा कि उसके पक्षकार एक ही गोत्र या प्रवर के थे अथवा विभिन्न धर्मों, जातियों, एक ही जाति की विभिन्न उपजातियों के थे। देखो, गोत्र को तो इसमें दिया ही नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में। अगर आप गोत्र में शादी करते हो तो मान्य करता है, जिसके हम तो सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, सीधी बात, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम गोत्र वाली शादियां सपोर्ट नहीं करते। चलो, लेकिन ये कह रहा है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होने से पहले कोई शादी एक गोत्र में की गई थी, ठीक है, अलग अलग धर्मों में की गई थी, अब हिंदू मैरिज एक्ट में चूंकि हिंदुओं में शादी नहीं है तो शून्य होनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट से पहले की गई थी वो सारी शादियां मान्य होंगी। ठीक है, उस पर हम क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात रूढ़ी से मान्यता प्राप्त या विशेष अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी ऐसे अधिकार का प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आपने कोई शादी की है, वो रूढ़ी या किसी स्पेशल एक्ट के अंतर्गत कोई विवाह या कोई कानून फॉलो होकर कोई कार्य हुआ था उस पर प्रभाव नहीं डालेगा।
इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन होने वाली किसी ऐसी कार्यवाही पर प्रभाव न डालेगी जो किसी विवाह को बातिल या शून्य घोषित करते। फिर वही चल रहा है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट के पहले कुछ हुआ था, उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। इस अधिनियम में अंतर्विष्टि, चौथा याद रखना है, इसमें बस इतना याद रखना है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 में अंतर्विष्ट किसी ऐसे उपबंध पर प्रभाव न डालेगी जो हिंदुओं के बीच उस अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूरे पश्चात में। और सेक्शन 30 रिपील और अमेंड करता है 1960 के। अच्छा, इसको बाद में इसको निरसित कर दिया गया, सेक्शन था, इसको निरसित कर दिया गया 1960 में, ठीक है। हो गया तुम्हारा हिंदू मैरिज एक्ट, आई थिंक हो गया, ठीक। ओके, कल वाला क्लास रिवीजन करते हैं। एक सेकंड रुकना तुम लोग, इसको थोड़ा सा रिवीजन करना है क्योंकि एग्जाम में आएगा, ठीक है। रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा जूम कर दे, ठीक है। देखो, हमें देखना है सेक्शन 10, ठीक है। सेक्शन 10 जो बोलता है कि सेक्शन 13 में जिस आधार पर डिवोर्स होता है उसी आधार पर 10 में जुडिशियल सेपरेशन होगा, और इन्हीं आधार पर आगे भी सेक्शन चलेंगे। तो हमको आधार तैयार होना, तो हमको सिर्फ आधार तैयार करना है कि कौन कौन से आधार दिए हुए हैं, ठीक है। सो इंग्लिश के लिए हमने कीवर्ड बनाया, हमने सिर्फ कीवर्ड बनाया है ACDCILD RD, ठीक। इसको हम रिवाइज कर देते हैं, क्या है देखो। A फॉर एडल्ट्री, C फॉर क्रुएल्टी, D फॉर डिजर्शन, ठीक है। ओके, और I फॉर L जब हमको बताने तो हम बताए थे, तो हाँ, D फॉर C फॉर कन्वर्जन होगा, धर्म त्याग, ठीक है। I फॉर मेंटल वाला आएगा, क्या कहते हैं उसको, आई से शब्द अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। L का आएगा कुष्ठ रोग वाला, और D का आएगा संक्रमित रोग वाला, R का आएगा संन्यास के लिए, और D का आएगा डेथ के लिए, ठीक है। जस्ट हमको इंग्लिश वाला ध्यान नहीं आ रहा और हमको हिंदी वाला ही करना है, बट अगर तुम लोग इंग्लिश में करोगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, जस्ट हमको याद नहीं आ रहा। उसके लिए हमने बनाया था अपना कूल डिवोर्स केस इन लीगल डिवोर्स रूल, ठीक है। सबके लिए डेथ, ये नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश वाला ना, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, पहले हिंदी वाला कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सेम आधार लाइन से हिंदी में है, देखो। जाकर त्यागा धर्म पागल की रोग से मृत्यु, ठीक है। तो पहला आधार जो था वो था जा से क्या होगा, जार कर्म, ठीक है। जारता, जार कर्म, जारता, व्यभिचार, एडल्ट्री, ठीक है। कर से होगा क्रूरता, क्रुएल्टी, ठीक है। तीसरा आधार होगा त्याग, परित्याग, अभित्याग, डिजर्शन, एक दूसरे को बिना किसी कारण के त्याग देना। धर्म से हो गया कन्वर्जन, धर्म का त्याग कर देना, या धर्म का त्याग मतलब धर्म का त्याग नहीं, धर्म परिवर्तन कर लेना, ठीक है। पागल से होगा इंसोलेंस, मानसिक विकार, आ गया आई, ठीक है। और उसके बाद की में हम का लेंगे, का से होगा कुष्ठ रोग, और आई थिंक लिपोर्जी कहते हैं क्या, लियोर से ऐसे कुछ तो कहते हैं, अभी जस्ट हमको इसकी इंग्लिश नहीं आ रही, ठीक। और उसके बाद आएगा रोग, तो ये भी रोग है, यहाँ कुष्ठ रोग होगा, यहाँ संक्रमित रोग है, ठीक है। इस रोग के लिए हम संक्रमित रोग, जो एज ए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, जैसे HIV हो गया। सा से सन्यासी, ठीक है, रिलीजियस हो जाना, यूनिफिकेशन ऐसे कुछ शब्द था वहां पे। और मृत्यु लास्ट वाला आधार था, जिसमें 7 वर्ष से अगर किसी को प्राप्त ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मृत्यु की अवधारणा करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना।
ये कहीं लिख लो अपना शॉर्ट में, क्योंकि कई बार करने के कारण गंदा हो गया है। और हिंदी में इंग्लिश में ACDC ILD RD, ठीक। क्योंकि तुम इंग्लिश वाली अगर तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए वो सबसे ईजी है। अगर तुमको जाकर त्यागर धर्म, देखो कल इसको हम लोगों ने 20 मिनट यहाँ बैठ के बनाया था, क्योंकि बहुत सारे शब्द आ रहे थे। जा करके क्या किया, त्याग दिया धर्म को। अगर तुमको लाइन से नहीं निकला तो तुम ऐसे कर दो, जा करके धर्म त्याग दिया। आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन क्रम याद रहेगा तो आगे काम आएगा, ठीक। क्योंकि इनमें से किसी ना किसी पे अलग से आंसर लिखने को आएगा। और शॉर्ट में पढ़ना है तो ये पढ़ लेना, व्यक्र पाधप कुय सम्र। व्यक्र में व्या जो है व्यभिचार, क्रा क्रूरता, पा से परित्याग, धा से धर्म परिवर्तन, पा से पागलपन, कु से कुष्ठ रोग, या से यौन संचरित रोग, ठीक है, यौन संचरित रोग, सा से सन्यासी, मरा से मृत। ओके, और कुछ हमको और रिवाइज करना था, रुक जाओ। 13(2) में 4 + 4 आधार और हैं जो पत्नियों को प्राप्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 आधार हस्बैंड और वाइफ दोनों को प्राप्त हैं, और वाइफ को +4 आधार और मिले हैं। तो याद रखना, जब पूछेगा हस्बैंड और वाइफ दोनों को कितने आधार हैं, ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को 10 आधार हैं। अगर सेक्शन 13(1) में पूछेगा तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को 9 आधार हैं। 10वां कहाँ से आ रहा है, 13B में, जहां आपसी सहमति से ले रहे हैं, ठीक है। 13, और अगर सिर्फ वाइफ को पूछेगा धारा 13 में तो 9 ये +4 ये, 9 4 13। और एक अगर 13B वाला भी लोगे तो पत्नी को 14 हो जा रहा है। तो 13B वाला मत लेना कहीं पर, बट इसको ध्यान रखना, ठीक। तलाक में तुमसे जो पूछेगा, आधार पूछेगा, पत्नियों को जो विशेष अधिकार प्राप्त है तलाक के वो पूछेगा। तो ये रहा BRMM, ये 4 आधार हैं इंग्लिश में जो पत्नियों को प्राप्त है, जिस आधार पर सिर्फ पत्नी डिवोर्स लेगी। बी से बाइगैमी, पति दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है। रा से आर से हमने यहाँ पर था रेप, पत्नी के साथ पति का संबंध कैसा है, अननेचुरल तरीके का है, रेप करता है इत्यादि। M से मेंटेनेंस, ठीक है, भरण पोषण नहीं दे रहा वाइफ को। और यहाँ पर माइनर, वाइफ की जब शादी हुई थी तो वो 15 साल से कम थी, तो 15 पूरा होने के बाद 18 के बीच में वो कभी भी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। हिंदी में दुब भग, दू से द्वितीय विवाह, बा से बलात्कार, भा से भरण पोषण, और का से कन्या, कन्या मतलब माइनर, ठीक है, कन्या 15, ये याद रखना है। दूसरा बल भर के। चलो इतना बहुत हम लोगों ने कुछ पढ़ा, आज के लिए इतना ही, ठीक है।